बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब चैनल शमीर BKW वॉइस के मुअज़्ज़िज़ देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। क्या तुम्हें पुलिस का डर नहीं था? मैंने अख्तर से पूछा। वो रिपोर्ट करते तो मैं तुम्हें थाने बुलाता। मैं बिल्कुल सच बोलता, उसने कहा। मैं कहता इसने मुझे मारा है, मैंने इसे मारा है। मुझे गिरफ्तार करते हो तो इसे भी गिरफ्तार करो। मेरी हंसी निकल गई। ये लड़का मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। उसकी शक्लो सूरत में तो कशिश थी ही। मैं उसकी जुर्रत, सदाकत और किरदार से बहुत मुतासिर हुआ था। करामत की तरफ से उसकी कोई रिपोर्ट थाने में ना आई। उसी रोज का वाक़या है। अख्तर दोपहर का खाना खाकर बाहर निकला। उसे दो दोस्त मिल गए। कुछ देर उनके साथ रहा, फिर बाजार की तरफ चल पड़ा। उसे किसी ने आवाज दी। उसने रुककर पीछे देखा। करामत के बड़े भाई ने उसे आवाज दी थी। अख्तर का दिल तेज तेज धड़कने लगा और वो उस शख्स के साथ लड़ाई के लिए तैयार हो गया। उसे ख्याल आया कि उस शख्स के हाथ में तो कुछ नहीं, इसकी जेब में चाकू होगा। अख्तर खाली हाथ था। उसने दिल मजबूत रखा। यार अख्तर, करामत के भाई ने करीब आकर अख्तर के कंधे पर हाथ रखा और बेतकल्लुफ दोस्तों की तरह कहा, ये तो कोई और ही गड़बड़ मालूम होती है। जिस तरह तुम पर किसी ने पीछे से डंडे बरसाए थे। गुज़िश्ता रात करामत को किसी ने डंडे मारे हैं। कहाँ था वो? अख्तर ने पूछा। किसी गली में जा रहा था, करामत के भाई ने कहा। खुद ही चलकर घर आ गया। उसका सर फट गया है। समझ नहीं आती क्या करें। ये कोई तुम दोनों का दुश्मन है या कोई और शरारत है या कोई जिन भूत है। थाने रिपोर्ट करनी थी भाईजान, अख्तर ने कहा। थाने वाले क्या करेंगे? भाई ने कहा, तुमने रिपोर्ट की है, देख लेना, कुछ भी नहीं होगा। अख्तर को ये इत्मीनान हुआ कि करामत ने अपने घर नहीं बताया कि उसे किसने मारा है। शायद इसलिए नहीं बताया कि वो खुद इंतकाम लेगा। करामत का भाई बातें करते करते अख्तर को साथ ले जा रहा था। करामत की चोटें ज्यादा सख्त हैं? अख्तर ने पूछा। चोटें जैसी कैसी भी हैं, ठीक हो जाएंगी, करामत के भाई ने कहा। करामत डरा हुआ बहुत है। उसके दिल पर दहशत बैठ गई है। तुम तो जरा सा भी नहीं डरे थे। मेरे साथ चलो यार, उसके पास बैठो, उसका खौफ दूर करो। अख्तर ने जरा पसो पेश की। उन लोगों के साथ उसके मरासिम जरा बिगड़ गए थे, लेकिन करामत का भाई इसरार कर रहा था कि वो जरूर चले। अख्तर को कोई और शक न हुआ। उसका वहां जाने को दिल नहीं चाह रहा था। भाई ने उसे कहा कि करामत उसके घर में है। करामत का भाई अपनी बीवी और दो बच्चों के साथ अलग रहता था। ये खासी बड़ी हवेली थी जो उसके माँ बाप की हवेली के साथ थी। उसने ऐसा इसरार किया कि अख्तर ना चाहते हुए भी उसके साथ चला गया। डेवड़ी के दाएं तरफ एक कमरा था। करामत के भाई ने उसे उस कमरे में एक कुर्सी पर बिठाया और ये कहकर अंदर चला गया कि करामत को यहीं ले आता है। चंद मिनट गुजरे होंगे कि पीछे से एक मोटा कपड़ा अख्तर के सर पर पड़ा और शायद दो आदमियों ने उसे कुर्सी पर ही दबा लिया। उसे आवाजें सुनाई दी, पाँव बांध दे, कपड़ा मुंह में दे दे। इसके साथ उसे गालियां भी दी जा रही थी। अख्तर ने दो आवाजें पहचान ली, एक करामत की और दूसरी उसके बड़े भाई की थी। तीसरी आवाज को वो न पहचान सका। शायद उनके एक चचाजाद भाई की थी। अब उसकी माँ उसे ढूंढती रहेगी। अख्तर के हाथ पांव रस्सियों में बंध गए। आंखों पर और मुंह पर भी कपड़ा बंध गया। फिर उसे उठाकर पलंग के नीचे फेंक दिया गया। उसने दरवाजे बंद होने की आवाजें सुनी। कोठड़ी और कंवारी बेटी। आप अंदाजा कर सकते हैं कि अख्तर को क्या क्या ख्याल आते होंगे। इतना तो वो समझ गया था कि करामत ने घर जाकर बताया कि उसे अख्तर ने मारा है, तो दोनों भाइयों ने इंतकाम का ये तरीका अख्तियार किया कि अख्तर को धोखे में जाल में लाया गया। उसे अपने अंजाम का इल्म नहीं था। रात को अख्तर को पलंग से घसीटकर बाहर निकाला गया और उसे दो आदमियों ने उठा लिया और बाहर ले गए। रास्ते में इनमें से किसी ने कोई बात न की। वो एक जगह रुके। अख्तर को दरवाजा खुलने की आवाज आई। उसे अंदर ले जाकर फर्श पर बिठा दिया गया। उसे लाने वाले चले गए। दरवाजा बंद हुआ और खामोशी हो गई। उसे वक्त का जरा सा भी एहसास नहीं था। कई घंटों बाद दरवाजा खुला। अख्तर पहलू के बल लेटा हुआ था। वो बहुत तकलीफ में था। उसके हाथ पीठ पीछे और पांव बंधे हुए थे। मुंह पर कपड़ा कसकर बांधा गया था और एक कपड़ा आंखों पर बंधा हुआ था। उसके अंदाजे के मुताबिक 17-18 घंटे गुजर गए थे। उसे पानी तक नहीं पिलाया गया था। दरवाजा खुला, कोई अंदर आया। उसने अख्तर की कमर में बड़ी जोर से ठुड्डा मारा।
अख्तर पहलू के बल पड़ा था। उस आदमी ने, जो मालूम नहीं कौन था, अख्तर की पीठ पर दोनों कंधों के दरमियान 2-3 ठुड्डे मारे। उसके सर के बाल मुट्ठी में लेकर इतने जोर से झटके दे दे कर खींचे गए कि बाल उखड़ गए। इस तरह उसे अजियतें दी गईं। फिर वो एक आदमी था या 2 थे, चले गए। अख्तर का जिस्म दुख रहा था और उस पर गशी तारी होने लगी थी, लेकिन वो अपने आप को बेदार रखने की कोशिश कर रहा था। ये गुजरा हुआ दिन था जब मैंने काजी अब्दुल मन्नान और उसके दोनों बेटों को, चौधरी शमस और उसके खास आदमियों को और 3-4 और आदमियों को थाने बिठा रखा था और मैं तफ्तीश में मसरूफ था। रात आ गई। अख्तर को मालूम न था कि दिन है या रात। गशी की लहर सी आती और 1-8 मिनट बाद गुजर जाती थी। वो मरने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हो चुका था। उसे माँ का ख्याल बहुत परेशान कर रहा था। वो सोचता था कि माँ को इतला मिलेगी कि उसका बेटा कत्ल हो गया है तो वो सदमे से मर जाएगी या पागल हो जाएगी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती। अख्तर का ख्याल था कि बाहर ताला लगा हुआ था। दरवाज़ा खुला और बंद हो गया। अख्तर ने ऐसी आवाज़ सुनी जैसे माचिस जली हो। अख्तर उसे एक औरत की आवाज़ सुनाई दी जो सरगोशी से ज़रा ऊंची थी। मैं मकसूद हूँ, करामत की बहन, मैं तुम्हें यहाँ से निकालने आई हूँ। मकसूदा काजी अब्दुल मन्नान की वही बेटी थी जो वो अख्तर को देना चाहता था। मकसूदा ने अंधेरे में अख्तर के जिस्म पर हाथ फेरा। हाथ अख्तर के मुंह पर गया तो उसने अख्तर के मुंह से कपड़ा निकाला। अख्तर बोलने के काबिल हो गया। उसने मकसूदा को बताया कि पीठ पीछे से उसके हाथ खोले। मकसूदा शायद बार बार माचिस जलाने से डरती थी। उसने टटोल टटोल कर रस्सी की गांठ तलाश की और रस्सी खोल दी। हाथ खुल गए तो अख्तर ने अपनी आंखों से कपड़ा उतारा, फिर अपने पाँव खोले और उठ खड़ा हुआ। ये कौन सी जगह है मकसूदा? अख्तर ने पूछा। ये हमारे बाग के बाहर एक कोठड़ी है, मकसूदा ने कहा। ना तुम यहाँ रुको ना मैं रुक सकती हूँ। मैं कोठड़ी के बाहर ताला लगा जाऊंगी। एक बात सुनो अख्तर, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। तुम अल्लाह पाक की, रसूल पाक की और कुरान पाक की कसम खाकर वादा करो कि किसी को ये नहीं बताओगे कि मैंने तुम्हें यहाँ से निकाला था। बता दोगे तो बाप और भाई मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मुझे तो मालूम ही नहीं था कि उन्होंने तुम्हें यहाँ बंद किया हुआ है। मैंने रात को बड़े भाई, चचाजाद भाई और करामत की बातें सुन ली थी। वो आपस में कर रहे थे। तब मुझे पता चला कि उन्होंने तुम्हें कहीं से पकड़कर यहाँ बंद कर दिया है। उन्हें पता न चला कि मैंने उनकी बातें सुन ली हैं। आज पुलिस मेरे दोनों भाइयों को थाने ले गई है। अब्बा जान पहले ही गए हुए थे। उन्हें तुम्हारे गुम होने के सिलसिले में थाने बुलाया गया था। वो अभी तक वापस नहीं आए। हमारी परेशानी को तुम समझते हो। मैंने अम्मी को और भाभी को नहीं बताया कि उन्होंने तुम्हें यहाँ बंद किया हुआ है। मैंने करामत की अलमारी देखी तो उस कोठड़ी के ताले की चाबी मिल गई। अम्मी सो गई तो मैं उठी और दबे पांव बाहर निकल आई। मुझे यकीन नहीं था कि ये चाबी इसी ताले की है। ये उसी की निकली और ताला खुल गया। तुम मेरी इज्जत का ख्याल करोगे अख्तर? मर्द कसम नहीं खाया करते, अख्तर ने कहा। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी इज्जत का ख्याल रखूंगा। लेकिन मकसूदा, अगर तुम ये उम्मीद लेके आई हो कि मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूँगा तो ये नहीं हो सकेगा। तुम्हारे भाइयों ने मेरे साथ जो सलूक किया है ये हमेशा की दुश्मनी वाला सलूक है। तुम गलत फहमी में पड़ गए हो। मकसूदा ने अख्तर से कहा। मैंने अपने भाइयों को बचाने के लिए तुम्हें यहाँ से निकाला है। अगर तुम्हें पुलिस यहाँ से निकालती तो मेरे भाइयों को हथकड़ियाँ लगती और न जाने कितने साल की कैद मिलती। वो कोठड़ी को ताला लगाकर चली गई और अख्तर अपने घर आ गया। उससे चला नहीं जाता था। उसे कमर और पीठ पर जो ठुड मारे गए थे वो और उसे जो अजियतें दी गई थीं उनसे वो अधमुआ हो गया था। मैंने अख्तर को, उसकी माँ को और जो आदमी मुझे बुलाने गया था उसे कहा कि वो किसी को पता न चलने दें कि अख्तर आ गया है। आधी रात का वक्त है, अभी अख्तर की वापसी का किसी को पता नहीं चला। जब तक मैं ना कहूँ अख्तर को किसी के सामने ना करें। मैंने उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा सजा दिलाने की तरकीब कर रहा हूँ। मैं थाने चला गया। कहाँ है लड़का? मुझे कोई तरकीब ही करनी थी, कोई उस्तादी दिखानी थी, वरना मैं इन्हें सजा नहीं दिला सकता था। मुश्किल ये पैदा हो गई थी कि अख्तर अपने घर में था। वो काजी के बेटों की कैद से बरामद नहीं हुआ। मैं किस बुनियाद पर मुकदमा बनाता? सिर्फ एक गवाह काजी की बेटी थी, वो मर जाती ये ना कहती कि उसने अख्तर को आज़ाद किया था। अब ये केस ऐसा नहीं था कि मैं उनका राजीनामा करा देता। मैंने पुलिस वाला दिमाग इस्तेमाल किया। ये तो यकीन हो गया था कि काजी के बेटे इस संगीन जुर्म के मुजरिम हैं। इसलिए मेरी कोई उल्टी सीधी कार्रवाई किसी बेगुनाह पर ज्यादती नहीं थी। मैंने थाने पहुंचते पहुंचते तरकीब सोच ली थी। मैंने काजी को बुलाया और उसे कहा कि वो अख्तर को बरामद कराए। अख्तर को मैं बरामद कराऊं?
उसने फीकी सी मुस्कुराहट से कहा, काजी साहब, मैंने उकताते हुए लहजे में कहा, अगर आप जिल्लत और रुसवाई से बचना चाहते हैं तो बयान दे दें कि अख्तर आपके कब्जे में है। रात का वक्त है, किसी को पता नहीं चलेगा। उसने फिर भी टाल मटोल की। मैंने उसे बाहर भेजकर उसके बड़े बेटे को अंदर बुलाया और उसे कहा कि वो अख्तर को बरामद करा दे। उसने भी हैरत का इजहार किया। अपने बाप की इज्जत का तुम्हें जरा सा भी ख्याल नहीं। मैंने कहा, मैं तुम्हारी बीवी, तुम्हारी कुंवारी बहन और तुम्हारी माँ को भी थाने लाऊंगा। वो कुर्सी तुम अपने सर पर उठाकर थाने लाओगे जिस पर तुमने अख्तर को धोखे में ले जाकर अपने घर बिठाया था। बोलो, लड़का तुम खुद दोगे या उस कोठरी में से खुद जाकर बरामद करूं? अपने उस चचाजाद का नाम बताओ जो तुम्हारे साथ था। उसकी तो जबान बंद हो गई थी। मैंने उठकर अपना जरा सा करतब दिखाया तो उसने उस चचाजाद का नाम और घर का पता बता दिया। मैंने बाहर निकलकर एक हेड कांस्टेबल को ये नाम और पता बताकर कहा कि इसे थाने ले आए। बड़े भाई को कुछ और पूछे बगैर भेज दिया और करामत को बुलाया। उससे पूछा कि अब बताओ ये चोटें कैसे आई हैं? अब हिम्मत कर और झूठ बोल। मैंने कहा, मैं तुझे उस जगह ले जाऊंगा जहां तुझे डंडे पड़े थे, फिर तुम्हें उस कोठरी में ले जाऊंगा जहां तुम सब ने अख्तर को बंद कर रखा है। उसका रंग जर्द हो गया और उसके होंठ खुश्क होकर सफेद हो गए। ये घबराहट की इंतहा होती है। मैंने उससे और कुछ न पूछा। उसे उसके भाई और बाप को इस तरह साथ लिया कि हर एक के साथ एक कांस्टेबल था और उन्हें एक दूसरे से दूर रखा। काजी अब्दुल मन्नान से कहा कि मुझे अपने घर तक ले चले। उसके दरवाजे पर पहुंचे तो मैंने काजी से कहा कि दरवाजा खुलवाए। उसने दस्तक दी तो उसकी बीवी ने दरवाजा खोला। मैंने करामत से कहा कि बाग वाली कोठरी की चाबी निकाले। वो मेरे मुंह की तरफ देखता रहा। काजी साहब, मैंने उसके बाप से कहा, मैं अभी तक आपको आप कह रहा हूँ, हालांकि आप एक संगीन जुर्म के मुजरिम हैं। इस लड़के से कहें कि अपनी अलमारी से उस कोठरी की चाबी निकाल दे जिसमें तुम लोगों ने एक बेवा के अकलौते बेटे को बंद कर रखा है। अगर नहीं मानोगे तो महल्ले के मुआज्जिजीन को जगाकर उनके सामने तुम्हारे घर की तलाशी लूंगा और तीनों को हथकड़ियां लगा लूंगा। काजी मिन्नत समाजत पर आ गया और मुझे अंदर चलने को कहा। मैं उसके साथ अंदर गया तो उसने कहा कि ये नादान लड़के हैं, आपस में लड़ते लड़ते इतनी गलत हरकत कर बैठे हैं कि उस लड़के को कोठरी में बंद कर दिया है। देखे ना, उस अख्तर ने मेरे बेटे का सर खोल दिया है। आप तो कहते थे कि भागते दौड़ते गिर पड़ा है। मैंने कहा, अब आप झूठ बोल रहे हैं कि उसे अख्तर ने मारा है। मिन्नत समाजत के अलावा काजी ने रिश्वत पेश की। मैंने कहा, पहले मुझे लड़का दें। मुख्तसर ये कि करामत ने चाबी निकाल दी और हम सब बाग वाली कोठरी में गए जो बाग के साथ थी। ये सब्जियों का बाग था जो काजी की मलकियत था। मेरे पास टॉर्च थी। कोठरी का ताला बड़े भाई ने खोला। लड़का तो अंदर था नहीं। मैंने अंदर जाने से पहले बड़े भाई से पूछा कि लड़के को कौन कौन यहाँ लाया था। उसने बताया कि वो खुद था और साथ छोटा भाई और एक चचाजाद भाई था। उसे यहाँ बंद करने का मशवरा तुम्हारे वालिद साहब ने दिया था। जी, उसने इतना ही जवाब दिया। मैं अंदर गया। टार्च की रोशनी में देखा बड़ी गलीज कोठरी थी। 2 रस्सियां और 2 कपड़े पड़े थे। मैंने जो कुछ सोचा था उसके मुताबिक कोठरी को अच्छी तरह देखा। एक दीवार में दरीचा सा था जिसमें लकड़ी के 3 डंडे सलाखों की तरह लगे हुए थे। मेरा मसला हल हो गया। कहाँ है लड़का? मैंने पूछा। आप खामखा हम पर इल्जाम लगा रहे हैं। काजी ने चालाक बनने की कोशिश की। हम इज्जतदार लोग हैं, हम लड़कों को अगवा करने वाले नहीं। उसकी लाश कहाँ फेंकी है? मैंने कहा, लड़के को यहाँ तक जिंदा लाया गया था। जब तुम लोगों ने खतरा देखा तो उसे कत्ल करके लाश गायब कर दी। मैं साबित करूंगा कि तुमने उसे कत्ल कर दिया है। मैंने उन्हें बाहर भेजकर एक कांस्टेबल को अंदर बुलाया और उसे कहा कि दरीचे के डंडे तोड़ दे। मैं खुद बाहर आ गया और इन तीनों को कोठरी से दूर ले गया। काजी की हालत बहुत ही बुरी हो रही थी। मैं अब एक ही बात कहता था कि तुमने लड़के को कत्ल कर दिया है। सिपाही खिड़की के डंडे तोड़ आया तो मैं सबको थाने ले जाने लगा। हेड कांस्टेबल मेरे साथ था। उसे कहा कि इन्हें थाने ले जाए। मैं कोठरी को ताला लगाकर अख्तर के घर को चल दिया। सुबह की आजान में थोड़ा सा वक्त रह गया था। मैं अख्तर के घर गया। दरवाजा उसकी माँ ने खोला। अख्तर गहरी नींद सोया हुआ था। मैंने उसे जगाकर बताया कि वो अब ये बयान दे कि उसने खुद अपने हाथ खोल लिए थे, फिर अपने पाँव खोले, मुंह और आंखों के कपड़े खोले। उठकर देखा, दरवाजा बाहर से बंद था। एक खिड़की थी जिसमें 4 डंडे लगे हुए थे, वो तोड़ लिए और निकल आया। इस तरह मैंने काजी की बेटी मकसूदा को महफूज कर दिया। उसकी गवाही की जरूरत ही ना रही। उस लड़की ने अपने बाप और भाइयों को बचाना चाहा था, लेकिन उसे मालूम ना था कि ये जुर्म छुप नहीं सकेगा। मैंने तीनों मुलजमों को जगाए रखा था। अब उनका जुर्म पकड़ा गया था। उनके दिमाग उनके कब्जे में नहीं रहे थे। मैं उन्हें कह रहा था कि उन्हें 302 कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर रहा हूँ। उससे मुझे ये फायदा मिला कि तीनों ने इकबाली बयान दे दिए।
मालूम हुआ कि उनका चचाजाद घर से भाग गया है। क्या तुम लड़के को कत्ल करना चाहते थे? मैंने पूछा। नहीं जी, बड़े भाई ने जवाब दिया। उसे सबक सिखाना था कि हमारे साथ जो टक्कर लेगा उसका हम ये हाल कर देंगे। उससे तौबा करा के छोड़ देना था। मैंने अगले रोज उनके बयान एक मजिस्ट्रेट के आगे पेश करके दफा 164 के तहत कलम बंद करा लिए। उनका चचाजाद चौथे पांचवें दिन गिरफ्तार हुआ। मैंने चाबी की बरामदगी और कोठड़ी से रस्सियों और कपड़ों की बरामदगी के मुशीरनामे बाद में तहरीर किए और 2 मुशीरों के दस्तखत लिए थे। ये मैंने धांधली की थी। मुझे शहादत पूरी करने के लिए कुछ और चक्कर भी चलाने पड़े थे। काजी अब्दुल मन्नान को एआनत जुर्म में 6 माह सजा हुई। बाकी तीनों को 2-2 साल कैद और 2-2 हजार रुपया जुर्माना हुआ। अदम अदायगी जुर्माना 6-6 माह मजीद कैद सुनाई गई। मुकदमे के दौरान ही अख्तर और इस्मत की शादी हो गई थी।